हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रकार के अयस्क होते हैं उनका साधारण कैसे किया जाता है और कौन कौन से विधियों से किया जाता है उसको हम सचित्र वर्णन करते हुए बताएंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहे और बाकी सारे जितने भी प्रकार की ये टॉपिक है इसको अच्छे से समझते चलिए। तो चलिए देर न करते हुए हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले इसके हेडिंग को आप लोग देख लीजिए। इसका हेडिंग है धातुओं के निष्कर्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, यानी धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाए। जैसे देखिए, इसको अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है खनिजों के अयस्क से शुद्ध अवस्था में विभिन्न विधियों द्वारा, यानी इसमें कई विधि आएंगे, धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। यानी आप लोग ऐसा समझिए कि देखिए जो खनिज होता है उससे बनता है अयस्क, यानी उससे प्राप्त करते हैं अयस्क, और अयस्क से जिन विधियों द्वारा शुद्ध अगर धातु प्राप्त हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो इसी से संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे इसको देखते हैं। देखिए, अयस्क से धातुओं की निष्कर्षण करने की विधियां न निम्न है, बहुत सारी विधियां है। जैसे इसमें आप लोग को हम 4 विधियां दिखाएं। जैसे पहला है चूर्णीकरण, जिसको क्रशिंग और पल्वेजाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा है अयस्क का सांद्रण, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, और तीसरा इसका विधि है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड ओर, और चौथा हम लोग का ये है, चौथा हम लोग का है धातुओं का शुद्धिकरण। लास्ट में हम लोग का धातुओं का शुद्धिकरण पढ़ेंगे, जिससे इसको हम लोग प्यूरिफिकेशंस बोलते हैं, प्यूरिफिकेशंस या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इसी से हम लोग का ना निष्कर्षण होते हुए शुद्ध अवस्था में धातु क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग ये धातुओं के निष्कर्षण को अच्छे से समझ गए। इसके कितनी विधियों को पढ़ना है, 4 विधियों को पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले पहला विधि को पढ़ेंगे, तब दूसरे विधि को पढ़ेंगे, फिर तीसरे विधि को पढ़ेंगे, फिर चौथे विधियों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से टोटल हम लोग का ये विधियाँ जैसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग का जो अयस्क से जो धातु होता है वह शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक अलग सा टॉपिक है चूर्णीकरण, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये चूर्णीकरण होता क्या है। तो देखिए चूर्णीकरण क्या होता है, इसको हम लोग ना पल्वेराइजेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए यह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को पीसकर या कूटकर या तोड़कर छोटे छोटे कणों या चूर्ण में बदल दिया जाता है। यानी आप समझिए कि जितने भी बड़े बड़े अयस्क होते हैं और उसमें जो पूरी तरह से जो धातु उसमें छुपे होते हैं, उन सारे चीज़ों को अच्छे से क्या किया जाता है, पीस दिया जाता है या फिर तोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी प्रकार के मसाले होते हैं या फिर जो भी प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पीस देते हैं। तो उसी प्रकार से इस चूर्णीकरण में क्या किया जाता है, बड़े बड़े चीज़ों को पीस पीस करके ना चूर्ण बना दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चूर्णीकरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यह शब्द खासकर रसायन विज्ञान, औषधि निर्माण, आयुर्वेदिक और उद्योग में उपयोग होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग का उपकरण जैसा जो पदार्थ बना है, ये ज़्यादातर औषधि को बनाने में या फिर किसी चीज़ को पीसने में उपयोग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग का ये जो है क्या है कि छोटे छोटे कणों में क्या करता है, तोड़ देता है, जो कि जिसको हम लोग चूर्णीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे देखिए गेहूं के कण बड़े बड़े होते हैं, उसको पीस दिया जाता है और आटा बना दिया जाता है। मसालों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। उसी प्रकार से अयस्क को भी पीसकर क्या किया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का ये चूर्णीकरण होता है, सबसे पहले हम लोग का जो ये धातुओं का निष्कर्षण होता है वह उसी से होता है। सबसे पहले चूर्णीकरण का ही हम लोग उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, दूसरा नंबर अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे विधियों को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और अलग अलग अयस्क के लिए इसका अलग अलग विधि उपयोग होता है। तो चलिए हम अयस्क के सांद्रण में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार की विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये है अयस्क का सांद्रण, जिसको हम लोग कॉन्सनट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ये क्या है, इसको समझिए। यह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत,
पत्थर आदि हटाकर उपयोगी धातु वाले भाग की मात्रा को क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। या फिर सरल शब्दों में समझ ले, अयस्क को शुद्ध और धातु समृद्ध बनाने की प्रक्रिया को ही अयस्क का क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। देखिए आप लोग भी जानते हैं कि अयस्क में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ विद्यमान होती है। जैसे ये अयस्क है तो इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ विद्यमान होगी, जैसे रेत होगा, मिट्टी होगा, कंकड़ पत्थर होगा, बहुत सारी चीज़ें होगा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हटाकर बाकी जो बच जाएगा अशुद्धि के ही रूप में जो और बच जाता है, जो अयस्क बच जाता है, जैसे मान लीजिए लोहे का ही अयस्क बच गया, उसी को हम लोग बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए उसकी ना लगभग 80 से 90% अशुद्धियों को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क का सांद्रण बोलेंगे। यानी किसी भी तरह समझिए, किसी अयस्क से मिट्टी को, रेत को या फिर पत्थर को हटा देते हैं और बाकी जो चीज़ें बच जाता है वही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब इसको हम लोग सरल शब्दों में समझ, देखिए इसकी विधियाँ क्या है, इन्हीं विधियों के द्वारा इनका हम सांद्रण करेंगे। जैसे देखिए पहला इसका है हस्त चयन या हाथ से चुनकर। ठीक है, जो हम लोग पहला सांद्रण करेंगे अयस्क का वो किससे करेंगे, हस्त चयन या हाथ से चुनकर करेंगे। दूसरा सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण या गुरुत्वीय पृथक्करण से करेंगे, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। तीसरा है झाग पलवन विधि या फेन उत्पलवन विधि, जिसको फोर्थ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं, और ये भी दूसरा बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट विधि। और चौथा हम लोग का इसमें है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन भी कहते हैं, और ये भी विधि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए ये जो तीनों विधि है, ये तीनों के तीनों अलग अलग अयस्कों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होता है, जिससे हम लोग ना अयस्क का सांद्रण अच्छे से कर पाते हैं। यानी अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को क्या करते हैं, लगभग प्राप्त ही कर लेते हैं। तो हम लोग इन विधियों को क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहला विधि शुरू करते हैं, हाथ से चुनकर या हस्त चयन। इसमें क्या होता है हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इसको हैंड पिकिंग मेथड भी कहते हैं ना, यानी हाथ से चुना जाता है। जिस विधि में हाथों द्वारा अयस्क या खाद्य पदार्थों से बड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हस्त चयन विधि कहते हैं। इसमें देखिए अगर अशुद्धियाँ काफ़ी बड़ी हो तो इसमें हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, हस्त चयन विधि या फिर हाथ से चुनकर विधि। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के मतलब पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, इन सारे पत्थरों को क्या करें, उठा उठा करके इसमें रख दिया जा रहा है, क्योंकि ये बड़े हैं और हाथ में आसानी से क्या करेंगे, आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियाँ आकार में क्या होती है, बड़ी हो और आसानी से दिखाई भी देती हो। तो याद रखिएगा, जिस अयस्क में अशुद्धियाँ काफ़ी बड़ी हो, ठीक है, और वो आसानी से दिखाई दे, उसको हम लोग आराम से हाथों से ही चुनकर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए चावल या दाल में कंकड़ पत्थर अगर होता है तो उसको हम हाथ से ही निकाल देते हैं। जैसे देखिए निकाल करके क्या किए गए, अलग रखा गया है। ठीक है, और इसमें से देखिए चावल और दाल को भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अयस्क में अगर बड़े पत्थरों को अलग करना होता है, देखिए ये मान लीजिए अयस्क मिश्रित अयस्क है, इसमें जो भी बड़े बड़े पत्थर है इनको हम क्या करेंगे, हाथ से चुनकर ये अलग कर देंगे, आसानी से अलग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पदार्थ बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, शुद्ध अयस्क। तो देखिए इस अयस्क में क्या था, इतना ज़्यादा बड़े बड़े अशुद्धियाँ था और इन अशुद्धियों को इसमें निकाल दिया और जो बचने वाला पदार्थ है ये बचेगा और यही है कि शुद्ध अयस्क। अब इसी से हम लोग आराम से क्या करेंगे, धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि जो हस्त चयन विधि होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब अशुद्धियाँ बड़ी होती है तभी हम इस विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही वीवीआई है, ये जितनी भी विधि हम बता रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले विधि पर। देखिए अगला इसका विधि कह रहा है हम लोग का गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। अब ये किस तरह से ये काम हम लोग का आता है और किस तरह से ये अयस्कों का सांद्रण करता है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको ग्रेविटी सेपरेशंस मेथड भी बोलते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, तब चित्र के द्वारा और बाकी जो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या कहता है, यह अयस्क के सांद्रण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में अयस्क और अशुद्धियों को उसके घनत्व या भार के अंतर के आधार पर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी इसको समझिए कि अयस्क में जो अशुद्धियाँ भारी होती है उसके अंतर के आधार पर ही इस विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले क्या जाता है, अयस्क को बारीकी से पीसकर पानी की धारा में बहाया जाता है। दूसरा इसका विधि होता है भारी धातु वाले कण नीचे बैठ जाते हैं। और तीसरा है हल्की अशुद्धियाँ मिट्टी
या रेत जो भी होती है पानी के साथ क्या होती है, बह जाती है और इस प्रकार से शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देखिए, इस विधि में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क कोई भी होता है इसको बारीकी से हम लोग पीस देते हैं और पीसने के बाद इसको पानी की तेज बहाव में क्या करते हैं, फ्लो होने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही फ्लो होने के लिए छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जो अयस्क के कण होते हैं वो नीचे इस पानी के नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जो अयस्क के कण होते हैं जो पाउडर के रूप में बने होते हैं ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियाँ इस पानी के बहाव के साथ क्या होती है, बह जाती है। जैसा आप लोग यहाँ पर लिखें कि हल्की अशुद्धियाँ मिट्टी रेत आदि पानी के बहाव के साथ क्या होती है, बह जाती है और भारी धातु वाले कण पानी के नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए और फिर हम उस पानी के नीचे बैठे भारी कण को क्या करेंगे, उससे अलग कर लेंगे जिससे उसका सांद्रण हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब देखिए इसको नीचे भी हम लोग समझ सकते हैं। इसका उपयोग, यह विधि उन अयस्कों के लिए उपयोग होती है जिनमें धातु के कण क्या होते हैं, भारी होते हैं, भारी वाले होते हैं। जैसे नदी की रेत सोने के कण अलग करती है और टीन अयस्क का सांद्रण हम इसी विधि से करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टीन अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो आप लोग को बताना है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। या फिर इतना ही नहीं और भी बता देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित होने वाले अयस्क जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जैसे देखिए टीन के अयस्क के सांद्रण हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से ही करते हैं, लोहे के अयस्क का भी हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से ही करते हैं, और देखिए सोना का भी अयस्क हो जाए या फिर टंगस्टन का भी अयस्क हो जाए, इन चारों धातुओं के अयस्कों का सांद्रण हम लोग किस विधि से करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। और इस विधि में सारे अयस्कों को क्या किया जाता है, पीस कर पाउडर बनाया जाता है और पानी की तेज बहाव में छोड़ दिया जाता है, जिससे कण धातु के नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है। और वहीं नीचे बैठे कण को जब हम लोग अलग करते हैं तो वो होता है सांद्रण, और उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और फिर उसी से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से धातु को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ना इसके दूसरे विधि को भी क्या किए, अच्छे से समझ लिए। अब तीसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे झाग पलोन विधि या फिर फेन उत्पलोन विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए फेन उत्पलोन विधि को हम लोग बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड ना। इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिफिनीशंस के अनुसार। देखिए यह करे कि यह अयस्क के सांद्रण की एक विधि है जिसका उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। देखिए ये बाकी सब अयस्कों के लिए उपयोग नहीं आता है, सिर्फ वैसे अयस्कों के लिए उपयोग होता है जो कि सल्फाइड होता है, यानी जिसमें सल्फर होता है। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड हो गया, HgS हो गया, PbS हो गया, जिसमें सल्फर आ जाए उसी के लिए ये क्या विधि, यह विधि उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। तो यह अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है जिसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फेन उत्पलोन विधि को झाग विधि क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्योंकि इस विधि में हवा और तेल की सहायता से झाग बनाया जाता है और अयस्क के कण उसी झाग के साथ क्या होते हैं, तैरकर ऊपर आ जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए और इसको हम लोग चित्र के द्वारा भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम लोग का डायग्राम है, इसमें देखिए बहुत सारा क्या है, अयस्क है। जैसे ही इसमें हम लोग ना हवा भरते हैं, हवा से ये क्या होता है, उड़ करके, और इसमें जो हम लोग का तेल होता है उससे चिपक करके झाग के द्वारा ये सारे के सारे कण क्या होते हैं, ऊपर की ओर आ जाता है और एक जगह इसको हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। बाकी जो अशुद्धियाँ बच जाती है वह इसके नीचे रह जाती है और यहाँ से अशुद्धियाँ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से अशुद्धियाँ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और बाकी जो ये हवा और तेल के साथ जो ये अयस्क के जो टुकड़े होते हैं वो चिपक कर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, और यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग का यह सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण हो जाता है। तो इसके चित्र को भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और जितने भी ये डायग्राम के द्वारा हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और इसको आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके कार्य विधि को पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसको एक बार समझें। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले कार्य विधि, अयस्क को बारीकी से पीसकर पानी में मिलाया जाता है। दूसरा, उसमें चीड़ का तेल हवा मिलाई जाती है। और तीसरा है हवा के कारण झाग बनता है। और चौथा है सल्फाइड अयस्कों के कण
तेल से चिपक कर झाग के साथ कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और अशुद्धियाँ नीचे रह जाती है, और ऊपर के झाग को हटाकर शुद्ध अयस्क क्या कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। देखिए ये जो विधियाँ है, ये विधियाँ आप लोग को लिखना है, ठीक है, ये सारी की सारी विधियाँ लिखना है, क्योंकि ये बारीकी से ये जो विधियाँ हम बनाए हैं, ये बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ये होती है, जिससे इन सारे विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका अच्छे से साधारण कर पाते हैं। तो चलिए अब एक लाइन में आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, जो हम लोग का सल्फाइड के अयस्क होंगे उसको पीसकर बारीकी से हम लोग पानी में मिला देंगे, फिर उसमें तेल और हवा मिलाएंगे, फिर ये तेल और हवा जैसे ही मिलाएंगे उसके कारण जो झाग बनेगा उससे जो धातु होंगे वो क्या होंगे, चिपक करके ऊपर आ जाएंगे, और बाकी नीचे अशुद्धियाँ क्या होगी, बैठ जाएगी, जिससे हम लोग ये झाग में फंसे जितने भी प्रकार के ये जो कण होंगे धातु को वो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और फिर इससे हम लोग शुद्ध कर लेंगे। जैसे यहाँ है कि ऊपर के झाग को हटाकर शुद्ध अयस्क क्या कहता है, प्राप्त किया जाता है। फिर यहाँ पर है देखिए झाग में अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ क्या होती है, नीचे रह जाती है। तो इस प्रकार से इस विधि को, इस चित्र को और इसके कार्य विधि को बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। अब चलिए इसके उपयोग को देखते हैं। यह विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोगी होती है, यह विधि और किसी अयस्कों के लिए उपयोग नहीं होगी। और इससे कौन कौन से धातुओं का हम लोग करते हैं निष्कर्षण देख लीजिए। कॉपर पाइराइड्स हो गया जिसका सूत्र CuFeS2 होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, तांबे निकालते हैं, तांबे को प्राप्त करता है। दूसरा है जिंक ब्लेड, और इससे हम लोग जिंक को क्या करते हैं, निकालते हैं। आगे आप PbS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, HgS का भी आप लोग ना इससे सिल्वर बना सकते हैं और इससे लेड निकाल सकते हैं। तो ये साधारण की जो है वो बहुत ही मुख्य विधि है, और इसमें बहुत ही सल्फाइड के जितने भी प्रकार के सल्फाइड और होते हैं उनका साधारण किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। चलिए इसके निचले वाला जो ये चौथा हम लोग का टॉपिक था, ये चौथा आप लोग को हम बताए थे, अब कौन सा आ जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये जो चौथा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशंस कहते हैं, और इसमें चुंबक के द्वारा क्या किया जाएगा, ओर को अलग किया जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, जिस विधि में अयस्क और अशुद्धियों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर अलग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ना, अयस्क और अशुद्धियों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर अलग किया जाता है, उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। यानी समझिए कि उसमें अयस्क को अलग कर दिया जाएगा और अशुद्धियों को अलग कर दिया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे इसको। चलिए इसके कार्यविधि को पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अयस्क को बारीकी से पीसकर चलती हुई पट्टी पर डाला जाता है, जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये पट्टी हमेशा क्या होती है, चलती रहती है, और इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक और अयस्क गिरता है और एक और क्या करता है, अशुद्धियाँ गिरती है। दूसरा है इसका, पट्टी के पास एक चुंबक लगाया जाता है ना, और वही चुंबक क्या करता है, अयस्क को अपनी तरफ खींचता है, और अशुद्धियों को तो खींचेगा नहीं। तीसरा इसकी है, चुंबकीय कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर अलग हो जाते हैं, और जो गैर चुंबकीय अशुद्धियाँ क्या होती है, गिर जाती है। यानी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कन्वेयर बेल्ट पर अगर मान लीजिए हम पीसे हुए अयस्क के पाउडर को रख देंगे, तो ये क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट हमेशा चलता रहेगा, और ये क्या करेगा, चुंबक जिधर रहेगा उधर अयस्क को गिराएगा, और बाकी जो अशुद्धियाँ होगी उनको एक तरफ गिराएगा। यही हम लोग का चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। पृथक्करण का मतलब अलग करना होता है। अब इसके उपयोग को देख लें। देखिए यह विधि तब उपयोग होती है जब अयस्क या अशुद्धियों में से कोई एक क्या होता है, चुंबकीय होता है। यानी देखिए चाहे कोई भी अयस्क हो उसमें एक चुंबकीय होना ही होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ होना ही होना चाहिए, तो ही जाकर के ये विधि काम आती है, अन्यथा काम नहीं आएगी। उदाहरण जैसे देखिए लोहे के बुरादे को रेत से क्या करना, अलग करना। मान लीजिए ये लोहा का बुरादा इसमें है, जैसे ही चुंबक लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा जो लोहा के कण उसको क्या करेगा, अलग कर देगा, और ये बुरादे को क्या करेगा, अलग कर देगा। दूसरा इसका एग्जांपल है मैग्नेटाइट। तो आपसे पूछेगा मैग्नेटाइट अयस्क का संधारण किस विधि से किया जाता है, तो आप किसको बताइएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो देखिए इसमें जितने भी प्रकार के जो विधियां हैं, इन विधियों को हम बहुत ही अच्छे से डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ और कार्यविधि के साथ बताए हैं। आप लोग इन सारे विधियों को अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से नोट्स पर भी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि यह विधि जो होता है ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर के सब्जेक्टिव को भी क्या करता है, अच्छी तरह से कंप्लीट कराता है, और साथ ही साथ 5 नंबर का जो VVI क्वेश्चंस इससे तैयार किए जाते हैं उसको भी ये क्या करता है, अच्छी तरह से
क्लियर करता है। तो ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि था और आप लोग इन सारे विधियों को आप लोग समझ गए। हम अगले वीडियो में आप लोग का जो ये नए विधि तीसरा और चौथा जो विधि होगा उसको हम बताएंगे। जैसे इस विधि में हम लोग कहाँ तक समझे हैं, अयस्क के सांद्रण तक। आगे हम लोग अगले प्रकार का जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण बताएंगे और धातुओं का शुद्धिकरण बताएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोग चूर्णीकरण और अयस्क का सांद्रण और इससे जितने भी प्रकार की जो विधियाँ थी उन विधियों को हम लोग क्या किए पढ़े हैं। जैसे ये हाथ से चुनकर वाला, गुरुत्वीय पृथक्करण, झाग उत्प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगले प्रकार का जो वीडियो का लेक्चर्स होगा उसमें हम आप लोग को अयस्क से सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का शुद्धिकरण बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग को हम बताते हैं अगले 2 विधियाँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।